आज के दिन हम टाइम को कैसे देखते हैं? क्लॉक, डेडलाइंस, एज, कैलेंडर, 9 बजे मीटिंग, 25 की एज, संडे टू सैटरडे। टाइम हमारे लिए मोस्टली एक स्केड्यूल है, लेकिन एंशिएंट इंडिया में टाइम को सिर्फ मेजर नहीं किया गया, उसको समझने की कोशिश की और शायद इसीलिए उन्होंने टाइम को मिनट्स और आवर्स तक लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने सोचा युग में, कल्पना में, कॉस्मिक साइकिल में। सवाल यह है, जब दुनिया काफ़ी जगह बेसिक सर्वाइवल में बिजी थी, तब एंशिएंट इंडिया बिलियंस ऑफ ईयर्स के साइकिल, मॉरल एजेस और सेलेस्टियल टाइमिंग के बारे में इतना डीपली क्यों सोच रही थी? क्या ये सिर्फ माइथोलॉजी थी या फिर टाइम उनके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट था? क्योंकि हो सकता है एंशिएंट इंडिया समय देख नहीं रही थी, वो एक पैटर्न ढूंढ रही थी। आज का मॉडर्न माइंडसेट मोस्टली टाइम को लीनियर मानता है। पास्ट पीछे है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, फ्यूचर वो आगे है, एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन एंशिएंट इंडियन थॉट में टाइम को अक्सर लीनियर नहीं, साइक्लिकल देखा गया, यानी बिगिनिंग, ग्रोथ, डिक्लाइन, डिस्ट्रक्शन और फिर रिस्टार्ट। अगर हम नेचर को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करें तो ये आइडिया उतना स्ट्रेंज भी नहीं लगता। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, सीजन्स रोटेट करते हैं, जन्म और मृत्यु भी साइकिल के पार्ट लगते हैं। नेचर रिपीटेडली एक पैटर्न को दिखाता है। तो फिर सवाल यह है, अगर लाइफ के इतने सिस्टम साइकिल में चल रहा है तो सिविलाइजेशन और यूनिवर्स को लीनियर क्यों माना जाए? शायद इसीलिए एंशिएंट इंडिया के लिए टाइम एक स्ट्रेट रोड नहीं था, वो एक चक्र था। और चक्र का मतलब सिर्फ मूवमेंट नहीं, रिपीटेशन भी होता है। यही से युग का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग होने लगता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। आज हम इन्हें मोस्टली माइथोलॉजी लेवल्स की तरह सुनते हैं, लेकिन अगर डीपली देखें तो ये सिर्फ टाइम पीरियड्स नहीं लगते, ये एक मॉरल और सिविलाइजेशन फ्रेमवर्क जैसा फील होता है। सत्ययुग हाईएस्ट बैलेंस, त्रेता स्लाइट डिक्लाइन, द्वापर फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी, कलयुग कन्फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, मॉरल वीकनेस। यानी टाइम सिर्फ गुजरता नहीं, क्वालिटीज भी चेंज होते हैं। इस मॉडल में वक्त का मतलब बस कितने साल नहीं है, ये भी डिफाइन करते हैं कि ह्यूमैनिटी किस स्टेप में है। क्लॉक हमें बताता है कितना वक्त हुआ है, युग शायद ये पूछता है हम किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और शायद इसी वजह से युग का कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल बना, क्योंकि ये एक्सटर्नल टाइम के साथ इंटरनल डिक्लाइन को भी कनेक्ट करता है। अब युग तो मैसिव था ही, लेकिन ये कल्पा का कॉन्सेप्ट स्केल को और भी आगे ले जाता है। ट्रेडिशनल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भगवान ब्रह्मा का एक दिन, एक कल्प, अराउंड 4.32 बिलियन ईयर्स बताया गया है। अब चाहे कोई इसे सिंबलिक माने या लिटरल, एक चीज़ इग्नोर करना मुश्किल है, द स्केल। इतना बड़ा सोचना ही अनयूजुअल है। आज जब मॉडर्न साइंस प्लानिटरी एज और कॉस्मिक टाइम स्केल में बिलियंस ऑफ ईयर्स डिस्कस करते हैं, तो नेचुरली क्यूरियोसिटी होता है कि एंशिएंट माइंड भी इतने मैसिव फ्रेमवर्क्स क्यों इमेजिन कर रहे थे। यह ब्लाइंड कंपैरिजन या ग्लोरिफिकेशन ज़रूरी नहीं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ और है। क्वेश्चन ये नहीं कि वो साइंटिफिकली एग्जैक्ट थे या नहीं, क्वेश्चन ये है उन्होंने टाइम को इतना वास्ट सोचा ही क्यों। शायद क्योंकि जब सिविलाइजेशन कॉस्मिक स्केल पर सोचना स्टार्ट करते हैं, तब ह्यूमन लाइफ का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है। फिर एक इंडिविजुअल लाइफ टाइम सब कुछ नहीं लगती, वो एक लार्जर स्केल का बस टाइनी पार्ट लगता है। एंशिएंट इंडिया का टाइम ऑब्सेशन सिर्फ फिलोसफी तक लिमिटेड नहीं था, वो प्रैक्टिकल भी थे। नक्षत्र, प्लैनेटरी मोशन, सॉलिस्टिस, लूनर साइकिल्स। आसमान उनके लिए सिर्फ स्पिरिचुअल सिंबलिज्म नहीं था, वो ऑब्जर्वेशन सिस्टम भी था। एग्रीकल्चर के लिए टाइमिंग इम्पॉर्टेंट थी, रिचुअल्स के लिए प्रिसिशन इम्पॉर्टेंट थी, सीजनल अंडरस्टैंडिंग सर्वाइवल के लिए यूजफुल था। यानी स्काई को देखना सिर्फ वर्शिप नहीं, यूटिलिटी भी था। स्टार्स डेकोरेटिव नहीं थे, वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी था। इसीलिए जब हम एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलता है। एंशिएंट इंडिया स्काई को मिथ और मैथमेटिक्स दोनों के थ्रू देखा, और शायद इसी कॉम्बिनेशन ने टाइम को और सैक्रेड बना दिया, क्योंकि जब आसमान भी रिदम में मूव करता है तो टाइम रैंडम नहीं लगता, स्ट्रक्चर्ड लगता है। एंशिएंट इंडियन थॉट में टाइम का कनेक्शन सिर्फ यूनिवर्स से नहीं, ह्यूमन डिसीजन से भी था। मुहूर्त, कर्म, रीबर्थ, ऑस्पिशियस टाइमिंग। ये आइडिया बार बार दिखा देता है कि सिर्फ एक्शन मैटर नहीं करता, टाइमिंग भी करता है। आज हम पूछते हैं क्या करना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क कभी कभी ये भी पूछते थे कब करना चाहिए। ये डिफरेंस सटल है,
बट इट्स पावरफुल क्योंकि इसमें टाइम एज ए न्यूट्रल बैकग्राउंड नहीं रहता, वो एक एक्टिव फैक्टर बन जाता है। राइट डिसीजन एट रॉन्ग टाइम शायद सेम इम्पैक्ट ना दे, इसीलिए टाइम का ऑब्सेशन कभी कभी फियर नहीं अलाइनमेंट भी हो सकता है। तो एंशिएंट इंडिया टाइम को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही थी? एक सिंगल आंसर शायद पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, रिचुअल प्रिसिशन, फिलोसॉफी, पैटर्न रिकॉग्निशन, सबका रोल हो सकता है, लेकिन डीपर लेवल पर शायद एक और रीज़न था। जब कोई सिविलाइजेशन रिपीटेडली साइकिल्स नोटिस करता है, नेचर में, स्काई में, सोसाइटी में, तो टाइम सिर्फ काउंटिंग सिस्टम नहीं रहता, वो रियलिटी का फ्रेमवर्क बन सकता है। और शायद इसीलिए एंशिएंट इंडिया ने टाइम को सिर्फ कितना हुआ के फॉर्म में नहीं, कैसे चल रहा है इस फॉर्म में भी देखा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी सामने आता है, क्या एंशिएंट इंडिया जेन्युइनली टाइम को लेकर ऑब्सेस्ड थी, या फिर हम मॉडर्न लोग टाइम को बहुत नैरो तरीके से देखने लगे हैं। हम क्लॉक्स देखते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, डेडलाइंस देखते हैं, लेकिन पैटर्न्स, साइकिल्स, सिविलाइजेशन रिदम, शायद हम टाइम को ट्रैक ज़्यादा करते हैं, समझते कम है। और अगर ऐसा है तो ऑब्सेशन शायद उनका इशू नहीं था, डिस्कनेक्शन शायद हमारे एंड से हो सकता है। एंशिएंट इंडिया शायद टाइम को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, और टाइम के पैटर्न्स को समझना चाहती थी, क्योंकि अगर टाइम सिर्फ गुजरता नहीं, रिपीट भी होता है, तो सवाल ये नहीं है कि अब कितना वक्त हुआ है, सवाल यह है हम किस साइकिल में जी रहे हैं। आज के वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, युग, कल्प या एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी? और आपके हिसाब से एंशिएंट इंडिया टाइम को बेटर समझती थी, या हम मॉडर्न लोग उससे सिंप्लीफाई कर चुके हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे टॉपिक के साथ जहाँ हिस्ट्री, माइथोलॉजी और रियलिटी शायद एक ही पैटर्न का डिफरेंट फॉर्म्स निकले।